मेरे घर पर 15 साल का नौकर काम करता था। एक रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। मैंने उसे अपने कमरे में सुला लिया। मेरा पति भी उन दिनों बाहर शहर गया हुआ था। ठंड की वजह से मैंने उसे अपने कमरे में ही सुला लिया, लेकिन आधी रात को उसने मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम शालिनी है। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी। मेरी शादी रोहित से कुछ साल पहले ही हुई थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरी हर बात मान लेता था। एक बार मेरा पति एक 14 साल के लड़के को घर ले आया। वो कहने लगा कि ये लड़का बेसहारा है और ये अनाथ भी है। हमारे घर में ये नौकरी करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा पति बहुत ज़्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में ही रहता था। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। मैंने अपने पति से पूछ लिया कि ये लड़का आपको कहाँ से मिल गया। वह कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर में उसने कुछ महीनों काम किया है, लेकिन अब तो वह कनाडा जा रहा है, इसलिए इस नौकर को मुझे दे दिया। उसने कहा है कि ये बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगी वो कर देगा। ये सुनकर मैंने रोहित को कहा कि हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे थे। एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा था और एक हमारा कमरा था। ये लड़का कहाँ रहेगा? मेरे इस सवाल पर कहने लगा कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहन में एक चारपाई इसे दे देना, ये वहीं बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। आखिर सुबह सवेरे ही मैंने उसे उसके काम में लगा लिया। वो चुपचाप बहुत सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो वो चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा कि मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले में से कोई नहीं है। ये कहने लगा कि पता नहीं। मैंने जब आँख खोली तो अनाथ आश्रम में था। जब 5 साल का था तो एक शख्स मुझे अनाथ आश्रम से ये कहकर ले गया कि उसके घर में औलाद नहीं है और उसे बच्चा पालना है। वो कहने लगा कि मैं उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा और इस बच्चे को अच्छी तालीम दूंगा। लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा लिया था। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बाकी ऐसी ही जिंदगी गुजरने लगी थी। वह बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा। उसने ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 रोटी के बदले में घर का सारा काम कर लेता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ था। बेचारी की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूँगी। असल में मेरे पति के भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। वो कहने लगा कि नहीं मालकिन जी, रहने दो, 2 वक्त की रोटी दे रही हो ना, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे फिक्र करनी है और उसे पैसे मुझे देने हैं। मेरे दिल में उस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हमदर्दी बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे पति का काम का सिलसिला ही कुछ ऐसा था कि वो कई कई दिनों तक दूसरे शहर में जाना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी का बॉस मेरे पति को महीने में 1-2 बार दूसरे शहर में ही ऑर्डर देने के लिए भेजता ही था। मेरा पति दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों में घर में अकेले ही होती थी। मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चों के साथ अपना अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी ये बात ऊपर वाले को पसंद आ जाए और वो मुझे औलाद दे दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा पति कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। घर में थी और वो 15 साल का नौकर। मैंने तो पहली बार उसकी बेबाकी देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी
और वो उसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 14 साल के लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी हो सकती हैं। मैं बिना दुपट्टे के आटा गूंद रही थी कि वो सिंक में जमा बर्तन धोने के बहाने वो सिंक के पास आकर खड़ा हो गया था। मैं भी बिल्कुल सिंक के नज़दीक ही अपनी सोच में गुम थी। उस वक्त अचानक मेरे वजूद पे कोई चीज़ की रेंगती हुई महसूस हुई थी। मुझे लग रहा था कि किसी की तेज नज़र मेरे वजूद पे किसी आरे की तरह वार कर रही हो। मैंने झट से पलट कर देखा तो वो 15 साल का नौकर मुझे देख रहा था। वो कभी मेरे चेहरे को देखता तो कभी मेरे जिस्म को। वो इस कदर नजरें छुड़ाकर बर्तन धोने लगा था। पहले तो मैं घबरा गई थी। फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ दुपट्टा उतारा और ले लिया और खुद पर लपेटा। मैं आटा लगभग गूंथ चुकी थी। मैंने उसे एक डिब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने बेड पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये 15 साल का लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। वो इतना सा भला बच्चा मुझे क्यों बुरी नज़र से देखेगा। ईश्वर ने औरत की फितरत में ये बात सामने रखी है कि वह अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती हैं। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन 15 साल का लड़का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। फिर जिस तरह से उसने अपनी मजबूरी के किस्से सुनाए थे, मैं तो उसे हमदर्दी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा तो वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफा पर बैठ गई और उसे देखने लगी। देखने में मुझे उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही थी। वह अपने काम रखने वाला लड़का था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। उसके बाद रात को खाना खाने के बाद कहने लगा कि मालकिन, बाहर सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। उसकी बात तो ठीक ही थी। सर्द मौसम हो चुका था और हवा में भी ठंड थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा कि कहाँ सोओगे? मेरा कमरा कोई फालतू का कमरा थोड़ी है। ये कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए महफूज रखा था, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा था। कहीं सिलने वाले कपड़े तो कहीं मशीन, और कमरा भी बहुत छोटा था। मेरी चीज़ को तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और फिर मैं ढूंढती रह जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि बुरा ना मानिए तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। ये सुनकर तो मैं चौंक गई थी। वो कहने लगा कि मालकिन, मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने अभी तक सर्दी के कपड़े भी नहीं निकाले हैं। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जैसे वह ये सुनकर बेतहाशा खुश हो गया। वो तुरंत ही अपना बिस्तर उठाता है और मेरे कमरे में ज़मीन पर बिछाकर जाकर लेट जाता है। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे की लाइट को बंद कर दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी और कब मैं नींद में सो गई मुझे पता ही ना चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगी थी। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। हालांकि 7 बजे ही उठती थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर नहीं था, यानी कि वह उठ चुका था और फिर वह मेरे ही वॉशरूम में घुसा हुआ था। वो कितना तेज लड़का था, बिना मेरे इजाज़त के मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी ना लगी कि वो मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करे।
जैसे ही वॉशरूम से वो बाहर आया तो वो नहा धोकर आया और मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई थी। मुझे नहीं समझ आया कि वो इतना खुश क्यों है। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी पड़े हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मैंने अपने बालों को बांध लिया था। बहरहाल मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया था। फिर जब मैं अपना दुपट्टा उठाने लगी, बेड की चादर को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं जिस कोने में सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर पैर फैलाकर सोने की आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था कि कोई सिर्फ सोकर नहीं उठा, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो लड़का फौरन से अपना बिस्तर उठाकर अपने कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा कि मेरी बात सुनो। मुझे अब तक उसका नाम भी पता ना था। कहने लगा, जी मालकिन। मैंने कहा कि रात को तुम कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो कहने लगा, मालकिन, जमीन पे सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ। ये वह जाने लगा तो मैंने उसे फिर से पुकारा। मैंने कहा कि बात सुनो लड़के। वह पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वह कहने लगा कि ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा कि आप जो भी रख ले, वैसे सब मुझे सोना कहते हैं। उसका नाम सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। भला ये कोई नाम है? उसका ये नाम कैसा है? वो कहने लगा कि पता नहीं, अनाथ आश्रम वालों ने तो सोना मोनू रखा था, लेकिन मेरा पूरा नाम कोई नहीं लेता। सब सोना सोना कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर वो कमरे से चला गया था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। मेरी तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे बस चाय बनाना आता था, इसलिए मैंने कहा कि सोना। कहने लगा कि जी मालकिन। उसने फौरन से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। पता नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरे इस बात पे उसने मुझे देखा और कहने लगा कि हाँ, ऐसा ही होता है ऐसे काम में। ये कहकर वो बाहर चला गया था। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई तो वो अपने काम में मसरूफ़ हुआ था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को कॉल किया। पहली बार मेरा दिल अपनी पति के जाने पर बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि रोहित, आप कब वापस आओगे? वो कहने लगा कि क्या हो गया शालिनी, कभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। मुझे पता है, जब मैं दोपहर में आता हूँ तो मुझे 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। पहले भी तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया। उसकी बात तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था। कहने लगा कि फ़ोन बंद करो, मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। वह कहने लगा कि लड़का तो ठीक है से काम करता है ना? मैंने कहा कि हाँ, काम तो ठीक से करता है। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगा कि शालिनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुझे? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें इत्तेफाक और मोहब्बत भी थी। हम एक दूसरे के लहजे से ये जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपने पति से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत थोड़ी भारी भारी लग रही थी। मेरा जिस्म थका थका सा लग रहा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे ही आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपस थी जो मुझे अपने वजूद पे पड़ती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल ये मियाँ और बीवी का आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसका मीटिंग ज़रूरी था, इसलिए कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी। मैं एक बार फिर नियम दराज होकर बैठ गई थी। तभी दरवाजे में हल्की सी चिरचिराहट पैदा हुई थी। फिर चिरचिराहट
पैदा करते हुए खुले दरवाजे पे नौकर ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैं सर हिलाया। मैंने कहा कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदे हुए महसूस किया था कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा था। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर देखा तो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। वो कहने लगा कि मालकिन, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने इतना कहा कि मेरे लिए बस एक कप चाय पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही वह चाय लेकर हाजिर हो गया। चाय पीने से मुझे काफ़ी कड़वी लग रही थी। उसने पत्ती कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी गहरी नींद में सो गई थी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, क्योंकि मुझे इस नौकर पे पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाला था। मैं उस वक्त सोई थी और रात के करीबन 10 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं उठी तो घड़ी का वक्त देखकर मैं बौखलाक सी गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे ही खराब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के पिया ही क्या था। मैं उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। वो कहने लगा कि मालकिन, आपकी तबीयत ठीक हुई तो आपके लिए खाना बनाऊं? वो तो जैसे मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। मैं कहने लगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कैसे सो रही हूँ? मेरे इस बात पे वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगा, आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे जगाना मुनासिब नहीं लगा। उसकी बात पर मैंने चौंक कर देखा। मैं कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगा कि अरे मालकिन जी, आप इतने मज़े से सुकून से नींद में सो रही थी, भला मैं नौकर कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर का काम तो मैं निपटा ही दिया है, और काम ही कितने थे जो आपको उठाकर करने पड़ते। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं तो छोड़ दूं, मैं आपके लिए खाना बना लेता हूँ। उसके हाथ में जादू था। उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही लजीज था। उस दिन मैंने पेट भरकर खाना खाया। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त फिर मेरे पति की कॉल आ गई और मैं कमरे में बातें करने लगी। 2 घंटे मैं लगातार अपने पति से बातें कर रही थी और उस दौरान कमरा बंद था। मेरा नौकर कमरे के बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला कि अब कितनी देर अपने पति से बात करेंगी मालकिन, मुझे नींद आ रही है। वह इस कदर ऊंची आवाज़ में बोल रहा था कि आवाज़ यकीनन मेरे पति ने भी सुन ली थी। एकदम से फ़ोन की दूसरी तरफ से खामोशी भी आई थी। मेरा पति हैरानी से कहने लगा कि नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है। भला मैं क्या जवाब देती? फौरन कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी है ना, तो 2-3 दिन से ठंडी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो नौकर घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यहीं मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पे पति कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि उसको ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर सहन में ही सोने के कह दो। अभी इतनी भी कोई ठंड नहीं है, नहीं तो घर का दूसरा कमरा थोड़ा खाली कर दो, वहीं पे एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर ये सो जाएगा। पति की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए पति से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उसको साफ साफ कह दिया कि तुम यहीं लॉन्ज में ही कोने पे अपना बिस्तर बिछा कर सो जाओ। मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मेरी इस बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर
एतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरने लगे थे। ये देखकर तो मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। ये इतना सा मासूम सा लड़का, भला मैं इस पे शक कैसे कर सकती हूँ। फिर भी मेरे पति का हुक्म था, उसकी गैर मौजूदगी में मैंने मानना मुझ पर मुलाजिम था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही लॉन्ज में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना दूंगी। मैं इतना कहने के बाद अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो ये थी कि इतना सोने के बावजूद जब मैं अपने बिस्तर पर लाइट जलाकर एक कहानी की किताब पढ़ने लगी तो एक बार फिर नींद मुझे अपने आगोश में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई। रात को ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आंख खोलकर मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अगली ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरे पति तो घर पर मौजूद नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा था मैं तो हैरान रह चुकी थी, क्योंकि नौकर दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। तो जो मुझे समझ आया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ किसने किया? मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर से दर्द से टूट रहा था। जो कुछ भी महसूस कर रही थी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन बाथरूम में चली गई। एक खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था कि 15 साल के नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे के अंदर से लॉक लगा लिया। उसके बाद मैं सोच नहीं पाई थी 15 साल का लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे ये सब कुछ होने देती रही। मुझे होश क्यों नहीं आया, ये सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो नौकर लॉन्ज में सो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। उस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र में ही छोटा था, जबकि तजुर्बा और नज़रों से वह कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक नहीं होने दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश ही नहीं रहता था। उस रोज़ मैं पूरी सावधान थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा कि मालकिन, लाइए आप अपना एयर फ्रेशनर दीजिए, मैं आपके कमरे में छिड़क देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उसे मना कर दिया। कहने लगी कि मैं खुद ही स्प्रे कर लूँगी, तुम रहने दो। वो सोचते हुए वहाँ से जा चुका था। लेकिन उस रात मैंने एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात मेरा पति भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी, जैसे ही मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कोई मेरे कमरे में आया और नौकर मुझे आवाज़ देने लगा, मालकिन जाग रही है या सो रही हैं? मालकिन जी, आपका सोना आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वह अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरे पूरे वजूद में इस चीज़ को रेंगने की महसूस हो रही थी। उसी वक्त अचानक दरवाज़ा खुला। मेरा पति वहाँ पे दाखिल हो चुका था। नौकर ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी, लेकिन अचानक मालिक को सामने देखकर हड़बड़ा गया, जबकि मैं भी उसी वक्त उठकर बैठ गई। मेरे पति ने मुझे और नौकर को देखा तो उसके माथे पे बल पड़ चुके थे। दरअसल जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं महसूस कर रही थी, उसके बारे में मैं अपने पति को उस वक्त बता चुकी थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सही वक्त के चक्कर में नुकसान करा लेती हैं। यही पल पति कमरे में दाखिल हुआ
और उस नौकर का गर्दन पकड़कर थप्पड़ मारकर उससे कहने लगा कि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पे एहसान करके करके घर लाया था, लेकिन ये कैसी बेगैरत की तूने। मेरे घर में ही ये सब कुछ शुरू कर दी। क्या बात है, बता क्या था ये। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति इनके भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा, और रोकर उसने जो कुछ बताया हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि अनाथ आश्रम से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर आया था, उसने मुझे अपने घर का नौकर तो बनाया ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया था। वो मेरे जज्बात से खेलता था, मुझे गलत काम करवाता था। मैं तो उसका नौकर था और वो नवाब समझकर हर गंदा काम करता था। मुझे मारता भी था और धमकी भी देता था। मुझे कहता था कि मैं ये करूं, वो करूं, और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो गया था। मेरे अंदर जिस्मानी ख्वाहिश बढ़ने लगी थी। मालिक ने मेरे साथ वह हर गंदा काम किया था जो एक औरत और मर्द के बीच में होता है। फिर जब मुझसे दिल भर गया, उसने दूसरा नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं दर बदर भटकता फिरता रहा, और जब मैं आपके घर आया तो मालिक को देखकर सब्र ना कर सका, और फिर मैं उसके एयर फ्रेशनर में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ही ये मीठी गहरी नींद में सो जाती थी। मैं तो उसके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ अपने जिस्म की भूख मिटाता था। जब मैं मालकिन के साथ संबंध बनाता था तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे इनकी जिस्म से काफ़ी लगाव हो गया था। वो रो रो कर मेरे पति से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी था। मेरे पति ने उसे उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊँ, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मगर उस जैसे लड़के को यहाँ पे रखना कोई बात सही नहीं थी। उस बच्चे को बिगड़ने में और इस नौबत तक पहुँचाने में सबसे पहला हाथ उसके मालिक का था, जो उसे अनाथ आश्रम से लेकर आया था। यदि अनाथ आश्रम वाले ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वह महफूज है या नहीं, अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये लड़का ऐसा ना होता। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास ही बैठा कर रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस को भी इन सारे मामलों में से अगवा कर दिया गया। उस बच्चे को जेल में रखा गया था। कोशिश तो ये की जा रही थी कि उसकी जिस्मानी तालीम और तबीयत की जाए ताकि ये आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल काफ़ी दिनों तक मैं अपनी असलियत को पता ही नहीं चलने दिया था। मेरे पति के अलावा किसी ने कितनी मर्तबा मेरे साथ शारीरिक संबंध कायम किया था। मेरा पति दुनिया के अच्छे पति में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी, उल्टा मैं ही शर्मिंदा थी। मगर मेरा पति बोला कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर घर लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ लाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब से ध्यान रखूँगा और ये बात का पता किसी को नहीं चलने दूंगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।